नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है इट इज़ रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? मैं पहले इसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन कर दूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, आपको आसानी समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, और उसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की, इसके साथ हमने स्विच कनेक्ट किया हुआ है, और इस स्विच को ऑन ऑफ करने से हमारे पास इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कभी मैक्सिमम होगी, कभी ज़ीरो हो जाएगी। स्विच ऑफ होगा तो ज़ीरो, और जब इस स्विच ऑन को ऑन करें तो मतलब स्विच को ऑन करेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी करंट की। इससे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी बन रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, एक दूसरी कॉइल को, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, उसको इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। ये प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ में वोल्टेज कनेक्ट की, इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो वेरिएट करेगी, इसका करंट वेरिएट करेगा, उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट करेगी, जो कि सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, जब मैक्सिमम करंट होगा तो ये ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गुजरेंगी। जब आप करंट को बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज करंट नहीं है। तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़ीरो हो जाएंगी। गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है, जब इसको आप ऑन ऑफ करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होता है, इसमें असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही हैं, जिसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कहा था। सो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो इसमें एक इंड्यूस करंट की वैल्यू जनरेट होती है। ये दो कॉइल्स की वजह से हो रहा है, आपस में इनका कोई कंटेक्ट नहीं है, ये दो कॉइल्स की वजह से हो रहा है। तो इसमें इंडक्शन अगर अकेले में होती है तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, लेकिन ये दोनों की वजह से हो रहा है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल की वजह से बी में एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। तो इस तरह के इंडक्शन को जब दो कॉइल्स पड़ी हुई हों, उसके दरमियान अगर कोई इंडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक करंट हो रहा है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होगा, इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इस तरह के प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं ना। इसमें नेक्स्ट अब हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड ट्रांसफार्मर। इसमें सारी बात वही की गई जो अभी मैंने सारी एक्सप्लेन करी, इसको रीड आउट कर लीजिएगा ना। ट्रांसफार्मर क्या है, ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्टार्ट में कह रहे हैं ट्रांसफार्मर इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर क्या होता है, गली मोहल्लों में भी लगा होता है, और आपके जो चार्जर वगैरह होते हैं इसमें भी लगा होता है, बिकॉज आपके मोबाइल के ऊपर या बैटरी के ऊपर लिखा होता है, मोबाइल की बैटरी के ऊपर कि इसको 5 वोल्ट की इनपुट चाहिए। आप अगर घर की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है, आप डायरेक्टली मोबाइल को 220 वोल्टेज देंगे तो वो मोबाइल आपका जल जाएगा। इसी तरह से आपके घर के अंदर जो टीवी पड़ा हुआ है, अगर आप बाहर से आने वाली जो मेन वायर्स होती हैं 11,000 वोल्ट की या 440 वोल्ट की, वो डायरेक्टली टीवी को देंगे तो टीवी की इनपुट तो लिखी होती 240 वोल्ट, आप उसको 440 या 11,000 देंगे तो जल जाएगा। तो हमें वोल्टेज को कम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कहीं ना कहीं केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमने वोल्टेज को बढ़ाना होता है, तो ऐसा डिवाइस जिसको जो कि वोल्टेज की वैल्यू को इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप डाउन भी करता है, स्टेप अप भी करता है, मतलब उसको इंक्रीज़ भी करता है वोल्टेज की वैल्यू को, और किसी केस में जाके उसको डिक्रीज़ भी करता है। तो इस तरह की डिवाइस को हम कहते हैं क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे है, देखें मैं यहाँ पे इनिशियली एक ही बात करूँगा। ट्रांसफार्मर में एक साइड से हम इनपुट देते हैं और दूसरी साइड में हमारे पास आउटपुट होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में होती है, हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, NP से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा ये NP जो है ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे उसको काउंट करें, वो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होगी जो कि प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड है। जो वोल्टेज होगी यहाँ की उसको हम प्राइमरी वोल्टेज कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जो हमारे पास है ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, इसको NS कहते हैं, यहाँ पे है। इसकी जो वोल्टेज होगी आउटपुट वोल्टेज उसको हम VS कहेंगे, वोल्टेज सेकेंडरी, ठीक है। पावर प्राइमरी इसके लिए मतलब बात की जाती है, इसकी जो पावर होगी उसको P प्राइमरी कहेंगे और इसकी जो पावर होगी उसको P सेकेंडरी कहेंगे। पावर दोनों में सेम रहेगी। आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, आइडियल ट्रांसफार्मर में हम इसकी पावर को सेम मानेंगे, ठीक है। अच्छा ना, होता क्या है कि हमारे पास दो किस्म के ट्रांसफार्मर बेसिक होते हैं, एक हम कहते हैं स्टेप अप है और एक है स्टेप डाउन। आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को देखो, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स इसकी ज़्यादा है ना, अगर आप इसको देखें इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है, 4 हैं या 5 हैं जितनी भी हैं, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है ये कम है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे क्या काउंट करें तो ये ज़्यादा बनती है नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल।
इसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसकी कम है। एन पी इज़ लेस दैन एन एस या एन एस इज़ ग्रेटर दैन एन पी। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या करता है, ये कम वोल्टेज को ज़्यादा कर देता है। वोल्टेज की वैल्यू जो इनपुट है वो 100 है, आउटपुट में 400 वोल्ट मिल गई, लेकिन ये इनपुट करंट को कम कर देता है। इनपुट करंट 10 एम्पेयर था, वहाँ पे 2.5 एम्पेयर रह गया। पावर दोनों की सेम रहती बिकॉज आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में होती हैं वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल। उसके साथ साथ ये इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा और इनपुट करंट को कम कर देता है। आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगेन वही बात रहेगी कि इसमें क्या है, ये पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी सेम रहेगी। ये वाइंडिंग जो हम करते हैं इसके ऊपर, ये हम एक आयरन कोर से करते हैं। सॉफ्ट आयरन का एक कोर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर से हम ये जो इन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल या नंबर टर्न्स सेकेंडरी कॉइल होती है, कॉइलिंग हम करते हैं एक आयरन कोर से, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर होता है इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये काउंट करें, ये ज़्यादा है, ये वाली टर्न्स कम है। तो प्राइमरी कॉइल की अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो सेकेंडरी से, तो इसको हम कहते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये इनपुट वोल्टेज को कम करता है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 1000 थी, वहाँ पे आउटपुट में आपको 220 वोल्ट मिल गई, लेकिन ये वोल्टेज अगर ज़्यादा कर रहा है तो इनपुट करंट को कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा था और करंट को कम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को इसने कम किया है तो इनपुट करंट को ज़्यादा करेगा। यहाँ पे 2 एम्पेयर है तो वहाँ पे 10 एम्पेयर है। ठीक है, अगर इनपुट की वैल्यू वोल्टेज की कम हो रही है तो स्टेप डाउन है। अगर वोल्टेज की वैल्यू कम होती है तो इनपुट करंट जो है ये बढ़ेगा। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर इनपुट की वैल्यू स्टेप अप में वोल्टेज के हिसाब से बढ़ रही है, आउटपुट में आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, तो इनपुट करंट को कम करेगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास पावर सेम मानी जा रही है बिकॉज इसको हम कहते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। ऐसा होता नहीं बिकॉज बहुत सारी पावर जो होती है इनपुट वो बहुत सारे केसेस में डेसिपेट हो जाती है, उसकी एनर्जी जो है डेसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर इक्वेशन। वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। वोल्टेज सेकेंडरी को जब वोल्टेज प्राइमरी से डिवाइड करेंगे वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइम सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को याद रखिए कि वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। पावर प्राइमरी और पावर सेकेंडरी सेम है, तो हमने कहा था कि पावर क्या है, पावर होता है आई वी के इक्वल। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो पावर प्राइमरी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू वी पी आई पी इसके हिसाब से। पावर सेकेंडरी क्या होगी, वी एस आई एस इसके हिसाब से। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और बनती है। ये तीनों इक्वेशन हमने न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है, इसको याद रखिएगा। जहाँ तक इसकी वर्किंग की बात है, हमने तो सारी बात कर ली, लेकिन इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है देखें। इसको आप इनपुट वोल्टेज देते हैं कोई भी, ये इनपुट वोल्टेज इसमें होगी। अब इनपुट वोल्टेज इसको मिलती है तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, उसकी करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्यों, बिकॉज इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो गुजरने वाली होती है उसमें चेंजेस आती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती है। इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आपको इंड्यूस करंट भी जनरेट करके देता है। तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ये हो गया। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्यों था, स्टार्ट में जो लाइन की गई थी कि मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज़ की, म्यूचुअल इंडक्शन की। ये क्यों बात कही गई थी, बिकॉज ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे ही काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस की अगर बात आप ना करें या कहें कि म्यूचुअल इंडक्शन इसमें नहीं होती, तो फिर ये काम नहीं करेगा।